हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े और समतल दर्पण के बारे में जितने भी उसके गुण थे या जितने भी विभिन्न केस पर प्रश्न पूछे जाते हैं समतल दर्पण पर आधारित, उन सभी प्रश्नों का हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब अगर कहा जाए कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो उसमें कौन सा गुण है जो परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार का अगर प्रश्न कहा जाए तो उसका जवाब क्या होगा। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण द्वारा परावर्तित होती है तो उसका तरंगदैर्ध्य, वेग और आवृत्ति समान रहता है। जो आपतित किरण की है वही परावर्तित किरण की होती है, परंतु परावर्तन के पश्चात तीव्रता में परिवर्तन होता है, तीव्रता कम हो जाती है। तो एक यही गुण वहां बच गया था परावर्तन में। तो ये ध्यान रखेंगे कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों की तीव्रता कम हो जाती है। अब आइए देखते हैं, आज गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या गुण हैं, किस प्रकार से हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होगा गोलीय दर्पण पर आधारित। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। क्या होता है गोलीय दर्पण, सर्वप्रथम हम समझेंगे। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। कांच के गोले का, कांच का कोई खोखला गोला है तो उसी का कोई भाग काट दिया जाए और फिर उसके एक तल में पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाए और दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाए, तो इस प्रकार हमको गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाता है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार से बन सकते हैं, देखिए यहां हमने चित्र में दिखाया है कि यहां हमने एक डॉटेड लाइन से दो गोले दिखाए हैं। तो इसको हमने मान लिया कि ये कोई कांच का खोखला गोला है। अब कांच के खोखले गोले का भाग हम इस रूप में भी ले सकते हैं, इस तरीके से। मान लीजिए इतना भाग काट लिया जाए, या इस प्रकार से काट दिया जाए इधर से। दो रूपों में हम इसको काट सकते हैं, या तो इस साइड से काट दिया जाए या तो इधर से काट दिया जाए। तो हमने यहाँ दोनों साइड का अलग अलग गोले में दिखाया है। ये इस प्रकार से हमने एक भाग इधर से ले लिया, एक भाग इस साइड से ले लिया। अब अगर हम इस उभरे हुए पृष्ठ पर पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दें और दबे हुए तल को परावर्तक तल बना दें। ये दबे हुए तल को हमने परावर्तक तल बना दिया। अब इधर प्रकाश किरणें अगर डाली जाएंगी तो प्रकाश किरणों का परावर्तन निश्चित रूप से होगा। और इस गोले में हमने लिया है, इस भाग में दबे हुए तल में हमने पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के दर्पण, गोलीय दर्पण बन के तैयार होंगे। इस गोलीय दर्पण को हम कहेंगे अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण। और इस दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण। तो यहां से हमको क्या जानकारी मिली कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पारे की एक पृष्ठ पर पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया जाता है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बनाया जाता है। तो इस प्रकार हमें गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। जब हम कांच के खोखले गोले के भाग में उभरे हुए तल पर पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगाते हैं और दबे हुए तल को परावर्तक तल बनाते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि हम कांच के खोखले गोले के एक भाग के दबे हुए तल में पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दें और उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक तल बना दें, तो इस प्रकार जो हमको गोलीय दर्पण प्राप्त होता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण।
अब इसके गुणों को अगर देखा जाए तो जो अवतल दर्पण होता है उस पर अगर हम प्रकाश किरणें, समांतर किरणें डालें तो इसका एक गुण यह है कि ये जितनी भी समांतर किरणें इस पर आपतित कराई जाती हैं, इस पर जितनी भी समांतर किरणें डाली जाती हैं, ये उन सभी किरणों को एक बिंदु की ओर मोड़ देता है, उन सभी किरणों को एक बिंदु की ओर मोड़ देता है। तो इस गुण के कारण इस अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण का एक नाम यह भी है अभिसारी दर्पण। तो इसके प्रकाश किरणों के मोड़ने के गुण के आधार पर इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण का काम है प्रकाश किरणों को एक बिंदु की ओर मोड़ना, मतलब अभिसरित करना, एक बिंदु की ओर यह समेट देता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु की ओर मोड़ देता है। और इसका काम क्या है? तो ये उत्तल दर्पण का काम है, अगर इस पर समांतर किरणें डाली जाए तो ये सभी किरणों को परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखेर देता है। इसका काम है प्रकाश किरणों को बिखेरना, दूर दूर करना एक दूसरे से। इसका काम है एक दूसरे की ओर केंद्रित करके एक बिंदु की ओर सबको समेट देना। तो ये एक बिंदु की ओर केंद्रित करता है यानी अभिसरित करता है, और ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, मतलब ये अपसरित कर देता है। अगर समांतर किरणें इस पर डाली जाए तो ये उन समांतर किरणों को दूर दूर एक दूसरे से कर देगा, बिखेर देगा। इस गुण के कारण इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है इसको। तो अब हमको मालूम चल गया कि गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये दो प्रकार के दर्पण हो गए, अवतल उत्तल। अवतल को कॉनकेव कहा जाता है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और उत्तल को कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। इसका नेचर एक कन्वर्जिंग नेचर का होता है, एक डाइवर्जिंग नेचर का होता है। एक प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है तो उसको हम कन्वर्जिंग नेचर कहेंगे, एक डाइवर्जिंग होता है जो दूर दूर कर देता है, बिखेरने का काम करता है, तो उसको हम अपसरित करना कहते हैं। तो इस प्रकार हम गोलीय दर्पण के बारे में समझ चुके। अब गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को देखेंगे क्या होते हैं गोलीय दर्पण में। देखिए, सबसे पहले हमें इस गोलीय दर्पण के, हम सबसे पहले इसके मुख्य अक्ष की बात करें कि मुख्य अक्ष इसका क्या होता है, इसका वक्रता केंद्र क्या होता है। तो कुछ परिभाषाएं हैं इससे जुड़ी हुई, जिसमें हम सर्वप्रथम वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे। वक्रता केंद्र क्या होता है इसका, वक्रता केंद्र। और दूसरा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। और तीसरा इसमें परिभाषा जानेंगे ध्रुव क्या होता है दर्पण का, दर्पण का ध्रुव क्या है। और चौथी इसमें परिभाषा इसकी जानेंगे हम कि मुख्य अक्ष क्या होता है दर्पण के, मुख्य अक्ष। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे। और पांचवी परिभाषा इसमें दर्पण का द्वारक क्या होता है, द्वारक। और फिर छठी है इसमें दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। और एक है फोकस दूरी। तो इन 7 परिभाषाओं के बारे में हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। जब तक इनके बारे में क्लियर जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम दर्पण पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं इन परिभाषाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो जैसा कि बताया गया कि गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का एक भाग है। तो कांच के खोखले गोले का भाग है तो उस कांच के खोखले गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो जहां कांच के गोले का केंद्र है
उसी केंद्र को हम इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब जैसे उत्तल दर्पण के लिए कहा जाए तो वक्रता केंद्र यहां पड़ेगा, अवतल दर्पण के लिए कहा जाए तो यहां पड़ेगा। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं, सी लिख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब क्या परिभाषा देंगे वक्रता केंद्र की, कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले, जिस खोखले गोले का एक भाग है, उस गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वह दर्पण कांच के खोखले गोले, जिस खोखले गोले का एक भाग है, उस खोखले गोले के केंद्र को हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां हमने दोनों दर्पणों में बिंदु सी जो दिखाया है, ये दोनों गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाएगा। तो इस प्रकार से कांच के खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का एक भाग है हमारा गोलीय दर्पण, उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से लिख देंगे। ये दोनों दर्पणों के लिए यही परिभाषा दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही दर्पण कांच के खोखले गोले के ही भाग हैं, उसी गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। तो यहां हमने दोनों बिंदुओं से दर्शाया भी है। अब देखिए इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, तो उसी आधार पर हम वक्रता त्रिज्या को भी परिभाषित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है, उस खोखले गोले की जो त्रिज्या है, उसी त्रिज्या को हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कांच के जिस गोले का एक भाग है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैपिटल आर या किसी किसी किताब में स्मॉल आर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यहां हम कैपिटल आर मान रहे हैं, क्योंकि आगे जितनी भी सूत्र दिए हुए हैं वहां कैपिटल आर का प्रयोग ज्यादा हुआ है, इसलिए कैपिटल आर मानना अधिक उचित होगा। तो यहां हम वक्रता त्रिज्या आर से निरूपित करते हैं। अब इस फिगर में अगर वक्रता त्रिज्या को दिखानी है, तो वक्रता त्रिज्या हम किसी भी इस कांच के गोले के किसी भी बिंदु को अगर केंद्र से मिला दे, तो वह हमारा वक्रता त्रिज्या कहा जा सकता है। तो वक्रता त्रिज्या हम इस तरीके से ये दिखाते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ये वक्रता त्रिज्या कही जाएगी। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, यह दूरी कैपिटल आर से प्रदर्शित की जाएगी। यहां से केंद्र से और दर्पण तक की जो दूरी होती है, यही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो क्लियर हो गया होगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले का एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आइए देखते हैं ध्रुव क्या होता है। पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसको पोल कहा जाता है, ध्रुव। तो किसी गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम उस गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो मध्य बिंदु मतलब यहां से यहां तक की ये दर्पण की लंबाई कही जा सकती है या परावर्तक तल की लंबाई कही जा सकती है। तो इसका मध्य बिंदु जहां बीचों बीच वाला बिंदु होगा, उसी को हम दर्पण का ध्रुव कहेंगे। और ध्रुव को चूंकि अंग्रेजी में पोल कहते हैं, तो इसलिए उसका पहला अक्षर फर्स्ट लेटर पी लिया जाता है, पी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो अब इसमें देखिए पोल इसको कहा जा सकता है, ये पोल है और यहाँ पोल इस बिंदु को कह सकते हैं। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को उस गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष हम कह सकते हैं कि उस गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र
और उसके ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम उस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कह सकते हैं। ये इस तरीके से अगर कोई रेखा खींच दी जाए जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरे, इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा होगी, उस रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कह सकते हैं। तो इसमें यह मुख्य अक्ष कहा जाएगा। मुख्य अक्ष इसी तरीके से इस दूसरे वाले दर्पण में कहा जाए तो ये पूरा मुख्य अक्ष ही कहा जाएगा, ये मुख्य अक्ष कहा जाएगा। इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जनरली इसको पीसी से ही प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि परिभाषा में बताया गया कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा यानी पीसी से होकर जाने वाली रेखा, तो उसी का हम रेखाखंड पीसी कह सकते हैं। पी से सी तक की दूरी की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पी से सी तक होकर जाने वाली, बिंदु पी और सी से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कह सकते हैं। अब देखिए, दर्पण का द्वारक क्या होता है, अपर्चर ऑफ द मिरर। दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो दर्पण का द्वारक मतलब दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी, दर्पण के दोनों सिरों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उसी दूरी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे यहां देखिए, दर्पण का एक सिरा यहां है, दूसरा सिरा यहां है, इन दोनों सिरों के बीच की अगर न्यूनतम दूरी कही जाए तो यहां से देखिए एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये इस तरीके से यहां अगर देखा जाए तो यहां भी दर्पण का द्वारक यह दूरी कही जाएगी कि गोलीय दर्पण के दोनों सिरों के बीच की न्यूनतम दूरी, गोलीय दर्पण के दोनों सिरों के बीच की न्यूनतम दूरी यानी इस लंबाई को जो यहां डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, इसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये दर्पण का द्वारक कहलाती है और इसमें ये वाली दूरी दर्पण का द्वारक होगी। ये दोनों हमने साथ साथ उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों में उन चीजों को यहां प्रदर्शित करके भी दिखाया है। तो यह बातें हमें मुख्य रूप से जाननी चाहिए। अगर हमें आगे दर्पण के बारे में पढ़ना है तो यहाँ ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो अब क्लियर हो गया होगा द्वारक क्या होता है। तो दर्पण के दोनों सिरों के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है, उसी को हम दर्पण का द्वारक कह सकते हैं। या हम ऐसा भी कह दें कि गोलीय दर्पण की जो लंबाई होती है, तो लंबाई हम इस तरीके से नहीं लेंगे, ये लंबाई तो ज्यादा होगी, ये परावर्तक तल की लंबाई कही जाती है, लेकिन दोनों सिरों के बीच की न्यूनतम दूरी कहना ज्यादा उचित होगा। तो दोनों सिरों के बीच की न्यूनतम दूरी मतलब इसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब दर्पण का द्वारक क्या प्रभाव पड़ता है द्वारक से? तो द्वारक जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। द्वारक जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा से ज्यादा प्रकाश इससे परावर्तित हो सकता है, और जितना द्वारक छोटा होगा प्रकाश उतना ही कम इस पर पड़ेगा, यानी आपतित प्रकाश के लिए क्षेत्रफल कम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है, तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये द्वारक पर निर्भर करती है। द्वारक कहिए या परावर्तक तल का क्षेत्रफल कहिए, तो ये तीव्रता जो आई होती है प्रकाश की, ये परावर्तक तल के क्षेत्रफल के भी प्रोपोर्शनल, क्षेत्रफल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये जितना क्षेत्रफल है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। या हम इसको कह सकते हैं द्वारक के वर्ग के, द्वारक के वर्ग के, ये स्क्वायर नहीं क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में 2 घात पहले से ही रहेगा, या क्षेत्रफल नहीं द्वारक के स्क्वायर के क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल होती है। जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना ज्यादा से ज्यादा प्रकाश इस पर आपतित होगा। तो ये ध्यान रखिए, परावर्तक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती और तीव्रता द्वारक के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, द्वारक के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह बातें यहां द्वारक से हम जान सकते हैं कि आपतित प्रकाश
जब इससे परावर्तित होगा तो उस परावर्तित प्रकाश की तीव्रता क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती और इस द्वारक के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए अगला, मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी के बारे में हमें जानना है। तो उसके लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि अगर हम इन दोनों दर्पणों पर समांतर किरणें आपतित करें, यानी मुख्य अक्ष के समांतर किरण अगर डाली जाए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाली जाए, तो देखिए हम यहां ब्लैक कलर से यूज कर रहे हैं। अब देखिए हम प्रकाश किरणें इस पर आपतित करा रहे हैं। ये हमने 2 किरणें लिया, या और भी किरणें ले सकते हैं। इस तरीके से, तो यहां हमने अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारी किरणें ले लिया, और इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण पर भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित कर रहे हैं। उत्तल दर्पण पर भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित कर रहे हैं। देखिए यहां हमने बहुत सारी किरणें इसके समांतर डाला। यहां हमें एक चीज और समझना है, इसीलिए हमने किरणों की संख्या यहां ज्यादा बढ़ाई है। जो प्रकाश किरणें समांतर मुख्य अक्ष के डाली जा रही हैं, इन किरणों में भी हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो किरणें मुख्य अक्ष से अति निकट हैं, जो समांतर किरणें मुख्य अक्ष के अति निकट हैं, उनको उपाक्षीय किरणें कहते हैं। उनको उपाक्षीय किरणें कहते हैं। और जो मुख्य अक्ष से अधिक दूरी पर हैं, उनको सीमांत किरणें कहते हैं। जैसे यहां देखिए अधिक दूरी वाली किरणें, जो मुख्य अक्ष से ज्यादा दूरी पर किरणें हैं, तो जैसे इन दोनों किरणों को हम कहें तो इन दोनों की अपेक्षा ये अधिक दूरी पर हैं, तो इनको हम कहेंगे सीमांत किरणें। जो किरणें मुख्य अक्ष से दूरी पर होती हैं, उनको सीमांत किरणें कहते हैं। और जो मुख्य अक्ष के निकट होती हैं, जैसे ये देखिए अत्यंत निकट किरण है, ये अत्यंत निकट किरण है, तो जो किरणें दूर हैं उनको कहेंगे सीमांत किरणें, ये सीमांत किरण है। और जो निकट होती हैं उनको कहते हैं उपाक्षीय किरणें। जैसे ये दोनों किरणें देखिए, ये किरण और ये किरण इस मुख्य अक्ष के बिल्कुल करीब दिख रही है, तो इन दोनों किरणों को, इसको और इसको, इन दोनों किरणों को हम उपाक्षीय किरणें कहेंगे। उपाक्षीय किरणें यानी पैरा एक्सियल रेज एक होती है, और दूसरा जो होती है सीमांत किरणें, इनको क्या कहते हैं? तो इनको भी कहा जा सकता है, ये दूरी पर स्थित होती है तो सीमांत किरणें होती हैं किनारे साइड में, और ये उपाक्षीय किरणें इसके अति निकट होती हैं। तो देखिए अगर हम अवतल दर्पण पर समांतर किरणें डालें तो क्या होगा? इसका गुण है प्रकाश किरणों को एक बिंदु की ओर मोड़ना। अब जब इस पर हम प्रकाश किरणें समांतर आपतित कराएंगे तो निश्चित रूप से यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु की ओर मोड़ेगा। अब जो किरण जितना निकट है वो उतना ही अधिक दूरी पर ऐसे घूमेगा, ये हो जाएगा। यहां प्रकाश किरण ये भी ऐसे इस बिंदु से जा रहा है, ये प्रकाश किरण इसी बिंदु से जा रहा है। देखिए इस तरीके से प्रकाश किरणों को एक बिंदु की ओर मोड़ देगा। और यहां जो प्रकाश किरणें डाली गई हैं वो भी उसी बिंदु से होकर इधर मुड़ जाएंगी, ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी, ये इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, ये इस डायरेक्शन में मुड़ेगी। इसी तरीके से जितनी भी यहाँ प्रकाश किरणें हैं वो सभी किरणें परावर्तन के पश्चात
एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं, एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं, तो जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, उसी बिंदु को हम इस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और इसमें देखिए उत्तल दर्पण वाले केस में, तो उत्तल दर्पण वाले केस में अब इसका काम है प्रकाश किरणों को बिखेरना, तो ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा नहीं करेगा, ये तो बिखेरेगा, और बिखेरेगा भी तो एक निश्चित बिंदु की ओर, एक निश्चित बिंदु की ओर, मतलब इस प्रकार से प्रकाश किरणें बिखरेंगी कि जैसे पीछे बढ़ाने पर लग रहा हो इस बिंदु से आ रही हो, इधर निकल जाएगी। यहां देखिए किनारे किरण है, इधर निकल जाएगी, पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से आ रही हो। इसी प्रकार से ये दूसरी किरण इस डायरेक्शन में परावर्तित होगी, पीछे बढ़ाने पर उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे तीसरी वाली किरण जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, ये हो जाएगा। चौथी किरण होगी वो इस डायरेक्शन में, यहां से इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। पांचवी किरण दिखाया जाए तो इस डायरेक्शन में परावर्तित होगी। छठी किरण है तो इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी किरणें हैं, ये जितनी भी किरणें हैं, ये ऐसी दिशा में परावर्तित होंगी कि पीछे बढ़ाने पर हमें यही लगेगा कि एक मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से आ रही हूं, एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। देखिए जैसे यहां से किया जाए ये, तो वास्तविक किरण तो यहीं से परावर्तित हो गई। आगे हम पीछे हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, इस दर्पण के पीछे तो यहां डॉटेड लाइन से दिखाया जाएगा। ऐसे दूसरी किरण है तो यहां इधर चली जाएगी, तीसरी किरण है तो यहां से परावर्तित होकर इधर मुड़ जाएगी, चौथी किरण यहां से परावर्तित हुई इधर चली गई, पांचवी किरण इस डायरेक्शन में ऐसे परावर्तित हुई इधर चली गई। तो वास्तविक किरणें यहीं से दर्पण के पृष्ठ से ही परावर्तित होकर चली जाती हैं, लेकिन इनके परावर्तन के बाद वाली जो दिशा है, पीछे बढ़ाने पर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारी किरणें, जितनी किरणें परावर्तित हो रही हैं, वो एक बिंदु से आ रही हैं, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं, इसी को हम मुख्य फोकस, इसमें यहां मुख्य फोकस होगा F, इसको F से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए मुख्य फोकस को कैसे परिभाषित करेंगे कि गोलीय दर्पण, अब चाहे उत्तल लिया जाए चाहे अवतल, हम दोनों को एक साथ परिभाषित कर सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो दोनों परिभाषाएं हमने एक में मिला के बताया है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। और मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है, ये कैपिटल F होगा। आइए देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। अब हमको फोकस दूरी के बारे में जानना है। तो फोकस दूरी, हम सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से ही मापेंगे, चाहे वक्रता त्रिज्या हो चाहे फोकस दूरी हो, ध्रुव से ही दूरियां यहां मापी जाती है। तो देखिए हम फोकस दूरी को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसके मुख्य फोकस तक की दूरी को उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को स्मॉल लेटर में F से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल लेटर में F से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य फोकस को कैपिटल F और फोकस दूरी को स्मॉल f। अब देखिए यहां हमें अगर फोकस मिला है तो ध्रुव से और इस मुख्य फोकस तक की जो दूरी है, ध्रुव यहां है, मुख्य फोकस यहां है, तो हम इसको अलग पेन से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए रेड पेन, ये रेड पेन यहां पर है, हम इस रेड वाले कलर से दिखा सकते हैं कि यहां फोकस दिखाया गया, फोकस बिंदु, और ये दूरी
यहाँ ध्रुव है, यहाँ फोकस है, तो इस दूरी को हम स्मॉल f लिख सकते हैं, ये फोकस दूरी कहलाएगी। इसी तरीके से यहाँ ध्रुव है और यहाँ फोकस है, तो इनके बीच की जो ये दूरी होगी ये, इस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे और इस दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। तो हम कह सकते हैं मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, अब चाहे इसके लिए कही जाए चाहे इसके लिए कही जाए। अब आइए देखते हैं, इसमें चिन्ह परिपाटी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अब चिन्ह परिपाटी कैसे ध्यान रखते हैं, तो इसमें जो दर्पण का ध्रुव होता है उसको हम मूल बिंदु मानते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में जैसे काम किया जाता था उसी प्रकार का कार्य यहां भी होगा। निर्देशांक ज्यामिति में जैसे हम लेते थे एक्स अक्ष को, तो यहां जो दर्पण का मुख्य अक्ष होगा उसको हम यक्ष अक्ष मानेंगे और जो दर्पण का ध्रुव होगा उसको हम मूल बिंदु मानेंगे। अब निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ चुके हैं कि मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी, ये बाईं ओर की जो दूरी होती है वो निगेटिव ली जाती है और दाईं ओर की जो दूरी होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक कहते हैं। इसी तरीके से इस मूल बिंदु से ऊपर की ओर या मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी ये सदैव धनात्मक ली जाएगी और नीचे की ओर जो दूरी मापी जाती है वो सदैव ऋणात्मक ली जाती है। यही चीज बिल्कुल इसमें भी लागू होगा। अब हम यहां से क्या देख रहे हैं, हम यहां से क्या देख रहे हैं कि यहां ध्रुव से मुख्य फोकस जो होता है वह दर्पण के परावर्तक तल के ठीक सामने उपस्थित होता है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के ठीक सामने उपस्थित होता है, मतलब इसकी अगर दूरी नापी जाए तो यह दूरी ऋण चिन्ह से प्रदर्शित की जाएगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी को ऋण चिन्ह से प्रदर्शित की जाएगी, मतलब हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्योंकि यहां देखिए उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के पीछे स्थित होता है और दर्पण के पीछे मतलब ये वाला रूल लागू होगा, दाहिनी ओर वाला रूल, ये धनात्मक होता है। ठीक उसी प्रकार दर्पण के पीछे की जो दूरी मापी जाती है वह धनात्मक ली जाएगी और दर्पण के सामने की जो दूरी होती है उसको ऋणात्मक लिया जाता है। तो यह बातें यहां से क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए आइए हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है उन संबंध के बारे में जानेंगे। तो अब यहां हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध। हमें गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जानना है। देखिए गोलीय दर्पण का अगर द्वारक छोटा मान लिया जाए तब उसके लिए सीधे कह दिया जाता है कि यदि गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा हो तो उस दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, यानी छोटे दर्पण के द्वारक के लिए जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो, तो वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा जब भी छोटा होगा दर्पण का द्वारक तो हम उसको कम द्वारक या छोटे द्वारक का दर्पण मान सकते हैं। यानी हम तुलना उसके वक्रता त्रिज्या से करेंगे। वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा जब द्वारक छोटा होता है तो हम क्या कहेंगे कि जब गोलीय दर्पण का द्वारक, जब गोलीय दर्पण का द्वारक
वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन यह कंडीशनल है। यहां प्रतिबंध बताया गया कि जब दर्पण का द्वारक उसके वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटी हो, यानी दर्पण का द्वारक अगर छोटा है तब यह फार्मूला लागू होगा कि जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, F बराबर R/2 ये होगा। या हम R बराबर अगर कहें तो 2F लिख सकते हैं। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, चाहे कहिए, चाहे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह दोनों बातें कही जा सकती है और इसको प्रूव भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे प्रूव करें। तो अवतल दर्पण के लिए तो हमने ले लिया एक अवतल दर्पण। यहां हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, एक अवतल दर्पण है और इसका ये हमने मुख्य अक्ष ले लिया। यहां मान लीजिए ध्रुव है दर्पण का, यहां कहीं इसका वक्रता केंद्र है C और फोकस कहीं होगा। तो समांतर किरणें जब डालेंगे, इस पर कोई समांतर किरण आपतित कराई जाए, ये मुख्य अक्ष के हमने समांतर किरण डाला। अब परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु से होकर जाएगा उसी बिंदु पर यहां फोकस इसका प्राप्त होगा। यहां देखिए, मान लीजिए हमने इस बिंदु को दिखा दिया कि यहां इस बिंदु से ये परावर्तित हो रहा है, यहां इसको हम फोकस मान लें, ये फोकस बिंदु है F। तो अब हमें R और F में संबंध देखना है। भाई पीछे पढ़ चुके हैं, ये ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या R। और यहां फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी F। इन दोनों में हमें संबंध ज्ञात करना है। मान लीजिए कि जो समांतर किरण हमने आपतित कराया है, ये दर्पण के बिंदु A पर आकर आपतित हो रहा है। तो अब यहां से देखिए, अगर इस बिंदु A से C को मिलाया जाए, ये दर्पण का कोई भी बिंदु, दर्पण पर स्थित कोई भी बिंदु अगर हम दर्पण के वक्रता केंद्र से मिला दे तो निश्चित ही वह जो यहां रेखा C और A रेखा बन के तैयार हुई, यह रेखा इस बिंदु A पर अभिलंब होगी। क्योंकि हम पीछे कंडीशन पढ़ चुके हैं, ये गोले का एक भाग है और गोले के केंद्र से गोले का कोई भी बिंदु मिला दिया जाए तो वह बिंदु पर खींचा गया अभिलंब होगा। तो यहां देखिए, इसको हम नॉर्मल अभिलंब कह सकते हैं। CA जो होगा वो बिंदु A पर खींचा गया अभिलंब कहा जाएगा। अब अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है, उस कोण को आपतन कोण I कहते हैं। और अभिलंब से परावर्तित किरण जिस कोण पर जाती है उसको हम R कहते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये परावर्तित किरण अभिलंब से जितने कोण पर परावर्तित हुई है उसको हम परावर्तन कोण R कहेंगे, और आपतित किरण जितने कोण पर अभिलंब से आपतित हो रही है उसको I आपतन कोण। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचा गया, ये दोनों किरणें ठीक समांतर हैं और यहां
AC रेखा जो है ये दोनों समांतर किरणों को काटने वाली तिर्यक रेखा कही जा सकती है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही हो तो यहां देखिए इन दोनों कोणों को हम एकांतर कोण कह सकते हैं। यह कोण और यह कोण एकांतर कोण होगा और ये दोनों सदैव बराबर होगा। इसको हम I के बराबर कहेंगे। तो यहां देखिए हमने क्या लिया कि एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु A पर आपतित कराया और यह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के बिंदु F से होकर गुजरती है। तो F को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे और यहाँ आपतन कोण I है, परावर्तन कोण R है। और हमने क्या यहाँ लिया, देखिए जो इसमें कोण दिख रहा है इस कोण को हम कुछ मान लें, इस रेखा को, तो यहां हमने मान लिया इस बिंदु को, कोई बिंदु हमने कैपिटल B मान लिया, ये B है। तो BAC, यहां देखिए कोण BAC ये बराबर होगा, कोण BAC बराबर होगा ACP के और ये दोनों ही I होगा। कारण इसका रीजन हम लिख सकते हैं कि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है इसलिए दोनों बराबर होंगे, एकांतर कोण होने के कारण बराबर। अब देखिए अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज ACF में क्या दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो इस त्रिभुज में ACF एंगल, ACF ये एंगल जो है ACF ये एंगल CAF के बराबर होना चाहिए। भाई CAF के बराबर क्यों? परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर। तो अगर ये कोण I और R बराबर है तो हम ये भी I है, हम I को R के बराबर कह सकते हैं। यहां से देखिए इस एंगल को हम CAF लिख सकते हैं, CAF ये दोनों बराबर होंगे। क्योंकि यहां रीजन बता देंगे, क्योंकि I बराबर R परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से परावर्तन का नियम पीछे हम पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये सदैव बराबर होते हैं। तो यहां अगर ये कोण I है तो I और R निश्चित रूप से बराबर होगा, क्योंकि ACF ये I के बराबर है, ACF ये I के बराबर है, इसको हम I कहेंगे। और यहाँ CAF जो एंगल दिखाया गया है ये R के बराबर है। तो परावर्तन का नियम यही कहता है कि I और R बराबर होंगे। तो अब यहां से देखिए अगर ACF और CAF बराबर हैं तो हम त्रिभुज के गुण में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां से देखिए सम्मुख भुजा इसकी क्या होगी, तो ACF के सम्मुख भुजा अगर कहें तो यहां AF भुजा मिलेगा, AF। और दूसरा CAF के सम्मुख भुजा कहें तो यहां CF मिल जाएगा, CF। ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। तो ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो इनके सम्मुख भुजा बराबर होगी। अब देखिए अगर AF और CF आपस में बराबर है, AF और CF बराबर है, और हम यहां से अगर कह दें कि इस यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो या बहुत छोटा कह सकते हैं, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब, अब देखिए जितना दर्पण का द्वारक छोटा होता जाएगा बिंदु A बिंदु P के निकट आता जाएगा, बिंदु A बिंदु P के निकट आता जाएगा, A जो होगा वो P की ओर अग्रसर होगा। भाई जितना इसका दर्पण का द्वारक छोटा लेंगे उतना ही बिंदु ये P के निकट आएगा, और बिंदु ये अगर P के निकट आएगा तो AF और PF को हम बराबर कह सकते हैं, यानी A टेंड करने लगेगा P को। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AF बराबर PF,
AF और PF ये दोनों बराबर हो जाएंगी। AF वाली लंबाई और PF वाली लंबाई ये लगभग बराबर हो जाएगी। कब? जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा ले लिया जाए। अब दर्पण का द्वारक छोटा है तो AF PF के बराबर, और यहां हम क्या देख चुके हैं कि AF बराबर CF, तो AF पहले से CF के बराबर था और यहाँ AF बराबर मिल गया PF, तो अब इन दोनों को हम आपस में बराबर कह सकते हैं। तो इन दोनों बातों से अगर देखा जाए तो क्या जानकारी मिल गई कि CF और PF ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी CF ये बराबर होगा PF, और इसको हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो P से C तक की दूरी है उसका आधा भाग है, हाफ PC। CF और PF ये दोनों अगर बराबर बराबर है तो इस पूरी PC लंबाई की आधी इसको कह सकते हैं, आधी इसको कह सकते हैं। तो अब क्लियर हो चुका है, P से F की लंबाई F कहा गया है। PF की लंबाई क्या है? फोकस दूरी है F, तो यहां से हम F फोकस दूरी लिख सकते हैं, और P से C की लंबाई को वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, तो इसको 1/2 इंटू R लिख सकते हैं। तो वही फार्मूला यहां हमको प्राप्त हो गया, F बराबर R/2 कहें या F बराबर 1/2 R कहें, एक ही बात है। तो यह सिद्ध हो चुका। इसी प्रकार अगर हम उत्तल दर्पण के लिए चाहें तो बिल्कुल इसी प्रकार से कैलकुलेशन करके हम यही सूत्र वहां भी उत्तल दर्पण के लिए निकाल सकते हैं। तो यह तो कंडीशनल था। अब अगर कहा जाए, यदि कहा जाए कि जो यहां कंडीशन लगाया गया वह कंडीशन ना हो तब क्या संबंध होगा? भाई दर्पण का द्वारक छोटा होने पर ये दोनों संबंध जो दिखाए गए F बराबर R/2 ये छोटे द्वारक के दर्पण के लिए है, और अगर दर्पण का द्वारक छोटा नहीं है तब F और R में क्या संबंध होगा? तो देखिए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा वाला कंडीशन नहीं लगाया जाता है तब इसके लिए सूत्र क्या होगा? यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण मतलब यहां गोलीय दर्पण की बात हो रही है। आज के टॉपिक में हम पूरी बातें गोलीय दर्पण के आधार पर ही कर रहे हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा ना हो तब, तो कंडीशन देखिए यहां लागू नहीं हो रहा है। अगर दर्पण का द्वारक छोटा ना हो तब क्या होगा? तो दर्पण का द्वारक अगर छोटा नहीं है तब हम यहां सूत्र लगा सकते हैं, F बराबर R/2 cos I, ये फार्मूला लागू होगा। जहां I क्या है? आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती थी वही आपतन कोण I है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा ना हो तब F बराबर R/2 cos I, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम आसानी से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इतनी बातें बताई जा चुकी। अब हमें किस प्रकार से किरण आरेख खींचते हैं और किरण आरेख खींचकर हम कैसे एक अवतल दर्पण द्वारा और जो उत्तल दर्पण है विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखकर किस प्रकार से हम प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, तो इन सभी बातों को हमें आगे जानकारी करनी होगी। तो उसके लिए आज किरण आरेख के लिए देखिए कुछ नियम है, उस नियम को आज हम जानकारी ले लें, और बाकी विभिन्न स्थितियों वाले जो प्रश्न हैं उनको अगले दिन बताया जाएगा। देखिए क्या है, प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो इसमें 3 नियम है मुख्य रूप से, और उन 3 नियमों में से किसी 2 नियम का उपयोग करके हम आसानी से वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। अब क्या है, तो पहला नियम देखिए, हमारे पास 2 दर्पण हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण है और दूसरा है उत्तल दर्पण। देखिए हम किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाने के नियम को समझेंगे। यह है हमारा अवतल दर्पण और यह हो गया उत्तल दर्पण। ये इसका हम कहेंगे मुख्य अक्ष है,
और ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ ध्रुव होगा, इसमें ध्रुव यहाँ पर है, और निश्चित रूप से यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा C, और यहाँ बीचों बीच में फोकस होगा, क्योंकि यहाँ हमने कंडीशन ले लिया कि दर्पण का द्वारक छोटा है। इसमें वक्रता केंद्र इधर होगा और यहाँ मुख्य फोकस होगा। दर्पण छोटे द्वारक का लिया गया। अब पहला नियम क्या कहता है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें डालेंगे, यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित कराएंगे, चाहे अवतल दर्पण पर हो या उत्तल दर्पण पर, दोनों केसों के लिए हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई जाए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित कराएंगे, तब यह परावर्तन के पश्चात किधर मुड़ेंगी। ये देखिए, हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पर प्रकाश किरणें समांतर आपतित कराया। तो पहला नियम यही कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें सदैव इसके मुख्य फोकस से या तो होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण के केस में आती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये ऐसे दिशा में परावर्तित होंगी, पीछे बढ़ाने पर लगेगा कि मुख्य अक्ष के बिंदु F से यह आ रही हूं, तो इसलिए इसके लिए आती हुई प्रतीत होती है कहा जाएगा। और अवतल वाले में उस बिंदु से वास्तव में होकर गुजरेंगी। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण सदैव या तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यह प्रतीत होने वाली जो घटना है यह उत्तल दर्पण के लिए है, और जो होकर जाने वाली घटना है यह अवतल दर्पण के लिए है। तो यहां दोनों बातों को एक साथ मिला के कहा गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें सदैव या तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहां एक शब्द और जोड़ना है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, क्योंकि परावर्तन की घटना होगी तभी यह काम होगा। परावर्तन के पश्चात, तो यहां देखिए इस बात को यहां ऐड करना होगा, परावर्तन होने पर ही होगा। ऐसा नहीं कि वहां समांतर जा रही है और दर्पण तक ना पहुंचे और ऐसी घटना हो, तो यह संभव नहीं है। परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव या तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यह हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम इसका क्या कहता है। तो अब हम फिर यहीं पर फिगर दिखाई दे रहे हैं सेकंड के लिए। सेकंड इसका ठीक अपोजिट कह सकते हैं, इस नियम का ठीक उल्टा नियम है कि अगर दूसरे नियम में हम क्या कह सकते हैं, देखिए थोड़ा ऊपर स्पेस बना लिया जाए जिससे जगह हो जाए, दो तीन नियम एक साथ दोनों कह सके। तो अब सेकंड वाला प्रतिबिंब बनाने का सेकंड नियम। अब देखिए, अगर हम मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कोई किरण डालें, इस पर अगर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण डालें, मतलब इस डायरेक्शन से, ये चाहे इस डायरेक्शन से डालें चाहे इधर से डालें, ये मुख्य फोकस से होकर
फिर यह आ रही है इस दर्पण पर, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें अब यहां से परावर्तित होगी तो यह ठीक मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार अगर यहां देखिए मुख्य फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली, इस ओर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो ये फोकस की ओर आ रही है, ये बिल्कुल ऐसे दिशा से आ रही है प्रकाश किरण कि लग रहा है यहां कि ये मुख्य फोकस बिंदु की ओर आ रही है। यहां पर हमने फोकस ले लिया, तो अब यहीं से परावर्तित होगी, मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाएगी। तो इन दोनों बातों को हम क्या लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें अथवा मुख्य फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें अथवा मुख्य फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये सेकंड वाला हो गया। और एक तीसरा नियम इसका क्या है, थर्ड नियम, कि अगर हम प्रकाश किरण इस प्रकार से लें कि जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाए, तो थर्ड नियम इसका देखिए, तो अब की बार थर्ड नियम ले रहे हैं कि अगर हम कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित कराएं जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाए या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो इस डायरेक्शन में, या हम यहां इस डायरेक्शन में ले लें, ये हमने ले लिया। देखिए दोनों केसों के लिए हमने ले लिया। थर्ड नियम यही कहता है कि कोई गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो अगर वक्रता केंद्र से होकर आ रही है या वक्रता केंद्र से होकर तब इस दर्पण पर आ रही है तो ये अपने ही मार्ग पर वापस लौटेगी। और यहां देखिए वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें ये भी परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यह तीसरा नियम है प्रतिबिंब बनाने का, कि जब हम गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो इन तीन नियमों में से किसी दो नियम का प्रयोग करके हम आसानी से किसी वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि एक ही किरण है तो हमें बिंदुवत प्रतिबिंब मिलेगा, लेकिन हम सममिति के आधार पर यह मान लेंगे कि अन्य बिंदुओं से आने वाली प्रकाश किरणें भी उसी सिधाई में हमको प्राप्त होगी और इसी आधार पर हम वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं। सममिति के आधार पर उस प्रतिबिंब को हम बना सकते हैं। तो आज इतना ही, हम नियम को ध्यान रखेंगे। इन नियम के आधार पर नेक्स्ट डे हम किस प्रकार से किरण आरेख खींचकर वस्तु के विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होगी, यानी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये नियम, ये बेसिक था आज, और पिछला लेक्चर जो बताया गया वो प्रकाश का समझ लीजिए एक बेसिक आधार है, स्तंभ है। जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक आगे हम समझ नहीं पाएंगे। तो इनको जितना ही अच्छे से ध्यान से एक एक बातें अगर सीख रहे हैं, बेसिक चीजें, तो आगे निश्चित रूप से कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट डे हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से किसी वस्तु का हम प्रतिबिंब किरण आरेख के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।